मोबाइल समाज चलाने का नहीं है, फेसबुक चलाने का नहीं है, व्हाट्सएप चलाने का नहीं है, इंस्टाग्राम चलाने का नहीं है, बंद कर दो इनको। क्या उपयोगिता है बताओ मेरे को आपकी जिंदगी में? कोई उपयोगिता है क्या इनकी? क्या अपने आपको चीज मिल रही है क्या? इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालोगे केवल आप लोगों को 200 250 अधिक से अधिक मानो तो अपने पास में 2000 3000 5000 व्यूज आएंगे अपने को। क्या उससे आपको पैसे मिल रहे हैं? ठीक है, पैसे किस चीज से मिल रहे हैं? आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना चाहिए वो आप लोग करो। आपकी जिंदगी में केवल इंपॉर्टेंट अभी पढ़ाई, जहां से आपको पैसा आ जाए। मैं आपको एक चीज लास्ट चीज करके मैं अपनी टॉपिक पे चलता हूँ, वही मैं वापस चलता हूँ कि 30 साल की उम्र तक पैसे कमाना सीख लो। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, 30 साल के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। सर एक सुविधा याद आया। हाँ, ये वक्त तुम्हारा है, चाहे तुम इसे सोने में गुजार दो, चाहे इसे सोने में। बिल्कुल सही है। ये वक्त क्या है तुम्हारा, या तो सोने में गुजार दो या इसको सोने से बना लो आप। ठीक, केवल और केवल 1 महीना है, 1 महीने में दिन रात एक कर दो। जब भी टाइम हो रात के 2 बजे से पहले नहीं सोना है। और सबसे सीधा मोटिवेशन है अपने माता पिता का फोटो, जिसके लिए तुम लोग कुछ करना चाहते हो, उनका फोटो चिपका लो और दिन रात मेहनत स्टार्ट कर दो। ठीक है, दिन रात मेहनत स्टार्ट कर दो कि बस इस बार मेरे पिता को, इस बार माता गिफ्ट लेके जाना है। भैया तो जाना अपने पास में, पिता का कंधा उठ जाएगा अपने पास में। ठीक है, एक बार लेके जाओ अपने पास में उनका रिजल्ट, पापा सिलेक्शन देखने गांव में वो ऐसे कंधा करके चलेंगे कि बेटा पुलिस में लग गया है। ठीक है, चाल ही बदल जाएगी उनकी। और अपने पास में नहीं लगे तो फलाना का बेटा पढ़ता था कुछ भी नहीं किया, 2 बच्चे और डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर देखते हैं वायुमंडल दाब को, समझते हैं कि वायुमंडल दाब क्या होता है। ठीक है, वायु के द्वारा समुद्र की सतह पर लगने वाला दाब वायुमंडल दाब कहलाता है। यह दाब कहां से कहां लगेगा? समुद्र की सतह पर, सागर की सतह पर, पानी की सतह पर। वायु के द्वारा यह हमारे ऊपर जहां पर भी लगेगा वायु के द्वारा लगेगा यह दाब। ठीक है, तो वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडल दाब कहलाता है, वायु के द्वारा। तो भैया इसका मात्रक क्या कहते हैं? तो जो इसका मात्रक है बार है। तो वायुमंडल दाब को कहते हैं बार। अच्छा, आवाज नहीं जा रही। चलो, तो वायुमंडल दाब जो है इसका मात्रक क्या है? बार है। और याद रखना, 1 बार बराबर कितना होता है, एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि मैं आपको वही चीज पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आ रही है। ठीक है, तो 1 बार बराबरी पर कितना होता है? 10⁵ न्यूटन। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में क्या हो जाएगा आपसे? पूछा जाएगा। वायुमंडल दाब किस में होता है? बार में। और 1 बार बराबर कितना होता है? 10⁵ न्यूटन होता है। अब सर ये क्यों वायुमंडल दाब क्यों पढ़ने की आवश्यकता पड़ी हमको? जैसे आपने भी देखा होगा कि आपको 2 दिन पहले पता चल जाता है कि कल बारिश होने वाली है। ठीक है, अभी अजाने कोई प्रोग्राम मत बनाओ, 2 दिन पहले पता चल जाता है कि कोई तूफान आने वाला है, यहां से जगह खाली करवा लो। देखा क्या आपने कभी? अभी अपने मोबाइल पे निकालोगे तो आपके जो मोबाइल में है उसमें एक मीटर लगा हुआ है, तो बता सकता है उसको क्या बोलते हैं? अपने मोबाइल में एक ऑटोमेटिक मीटर लगा हुआ है, सभी के मोबाइल में मीटर है, गूगल तक मीटर फिक्स है सभी के मोबाइल। कौन सा मीटर बोलते हैं? दाब मापी, दाब मापी यंत्र। ठीक है, कौन सा यंत्र लगा? दाब को मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं दाब मापी। दाब मापी, दाब मापी यंत्र। इस दाब मापी यंत्र को किस नाम जानते हैं? बेरोमीटर। क्या बोलते हैं? बेरोमीटर। आपसे एग्जाम में ये पूछाएगा कि वायुमंडल दाब मापा जाता है तो बेरोमीटर में मापा जाता है। बेरोमीटर का क्या काम है? तो यह काम भविष्यवाणी करने में काम करता है, मौसम संबंधित जानकारी। बिल्कुल सही है, मौसम संबंधित जानकारी बिल्कुल सही है। मौसम क्या करना? पूर्वानुमान लगाना। ये एक्यूरेट थोड़ी बता रहा है, एक्यूरेट नहीं बताता पर भविष्यवाणी तो कर देता है कि कल बारिश होने वाली, तो संभावना की बारिश हो जाए। देखने कभी कभी बता देता है, अपने 2 घंटे पहले बताता है कि बारिश होने वाली, हो जाएगी बारिश, नहीं भी होगी पर भविष्यवाणी कर रहा है। भविष्यवाणी हमेशा सही है, सत्य तो नहीं है, पर ये क्या करता है? भविष्यवाणी करता है। तो वायुमंडल दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बेरोमीटर। अब बेरोमीटर से भविष्यवाणी कैसे करता है ये बात ध्यान रखना। ये अपना बेरोमीटर है, यहाँ पर क्या है? बेरोमीटर। इसका पाठ्यांक है, ये पाठ्यांक किस पे लिखा है? 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, कब आंधी आएगा, कब तूफान आएगा, कब आपसे पूछेगा। यदि बेरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से नीचे गिर जाए तो क्या होगा? आंधी तूफान आएगी, मौसम साफ हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? बेरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से नीचे गिर जाए, आंधी तूफान आएगी, वर्षा होगी, ठीक है, मौसम साफ हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, आंधी तूफान। यदि बेरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान आने की भविष्यवाणी होगी। जैसे ही अपने पास बेरोमीटर है और इसका एकदम से पारा नीचे आ गया तो ये समझ लो कि आंधी तूफान आने वाला है। बात समझ गए क्या? पहली भविष्यवाणी। तो याद रखना पहली बात ये कि बेरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से अचानक नीचे गिर जाता है तो क्या होता है? आंधी तूफान आती है। अचानक नीचे गिरने पर, नीचे गिरने पर क्या आता है? आंधी तूफान।
अब आपके मोबाइल में सेंसर लगा हुआ है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर गया तो आपका मोबाइल क्या बोलेगा कि भैया आंधी तूफान आने वाला है। बात समझिए क्या अपने पास मोबाइल का दूसरा सेंसर इसमें लगा जो हुआ है अपने पास में कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरे, कैसे गिरे, धीरे 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 नीचे गिरे, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरे तो क्या होगा, वर्षा होगी। धीरे धीरे नीचे गिरे क्या होगी, वर्षा। मतलब आपका जो मोबाइल का सेंसर है उसको पता है कि जब वो धीरे धीरे नीचे जाएगा तो बताएगा, अगर जितना धीरे जाएगा, अगर ज्यादा प्रबल संभावना है तो एकदम धीरे 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 नीचे जाएगा तो वो आपको मोबाइल में बता देगा कि आज जोर से वर्षा होने की संभावना 90% है। धीरे धीरे 50 पर आ गया, 2 पर आ गया, 3 पर आ गया, 50% संभावना है, 4 पर आ गया 20% संभावना है, 6 पर आ गया 10% संभावना है। ये संभावना इस प्रकार से नोट की जाती है। क्या बात समझ गए क्या? तो धीरे धीरे नीचे जाने पर वर्षा होने की संभावना, संभावना मतलब वो भी सकती है, क्लियर है क्या? चलो अब यहां पर देखो आप कि जब धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ, आज बादल रहेंगे पर बारिश नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे कहां जा रहा है, जैसे 3 पे था 4 पे चला गया, 4 से 5 पे लगे, 6 पे चला गया, उनको पता चल गया कि बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर जा रहा है, मतलब वर्षा नहीं होगी, आज क्या रहेगा, मौसम साफ रहेगा। तो याद रखना धीरे धीरे ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर मौसम साफ, क्लियर है क्या? तो बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा, और धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ। सर हमको क्यों पढ़ा रहे साइंस के लिए बता दो, ये फालतू में साइंस हमारी जिंदगी में 15 नंबर का क्यों रख दिया? ये साइंस अपने पास में आर्मी में क्यों पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में साइंस की क्यों उपयोगिता है? अब बताओ, आपको बैरोमीटर दे दिया मैंने, मैं आपका क्या था, उच्च अधिकारी था, मैंने आपसे बोलते बेटा जाओ जंगल में आपकी ड्यूटी, आर्मी में आपको भेज दिया मैंने कि बेटा आपकी आर्मी में ड्यूटी है, जाओ बैरोमीटर लो, इसका प्रयोग करना आप लोग। अब बैरोमीटर की जानकारी नहीं है आपको, आप लकड़ी समझ लो, उसको बोलोगे मैं ऊपर नीचे जा रही हो, तो आपको जानकारी नहीं है और वो बार बार ऊपर नीचे जा रहा है, तेज पानी आ रहा है, आप बैठे वहीं पे एकदम से नीचे गिर, अगर आपको याद है कि एकदम से नीचे गिर जाओगे, आप सुरक्षित जगह पे चले जाओगे, ठीक है, जहां पर भी अपने पास बचत की संभावना हो, ठीक है। धीरे धीरे ऊपर जाएगा, आपको पता है कि मौसम साफ है, मैं कहीं पे भी मूवमेंट कर सकता हूँ। धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, आपको लग जाएगा कि धीरे धीरे एकदम नीचे आ गया, आपको लग जाएगा बारिश होने वाली है, एक काम करो यहीं पर रुक जाते हैं। बात समझ में आई क्या? क्यों हम लोगों को साइंस पढ़ाया जाता है, क्यों हमको जानकारी होनी चाहिए? वायुमंडल दाब का मात्रा के बाद एक बार बार पे 10⁵ न्यूटन होता है। वायुमंडल जो यंत्र होता है, वायुमंडल दाब मापी यंत्र होता है, उसको बैरोमीटर कहते हैं। इससे भविष्यवाणी भी की जाती है, मोबाइल में इसका सेंसर लगा होता है, ठीक है। याद रखना, अचानक नीचे गिर जाने पर आंधी तूफान है, धीरे धीरे नीचे गिरने पर वर्षा होने की संभावना है, धीरे धीरे ऊपर जाने पर मौसम साफ है। तो ये 3 बातें याद रहेंगी, एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, ये आगे बढ़े क्या? अचानक ऊपर नहीं जाएगा, अचानक धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जब धीरे धीरे नीचे आया तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, मौसम साफ। और अचानक ऊपर चले जाए तो एकदम साफ ही है, एकदम धूप, ये समझ लो कि अपने पास में गर्मी के मौसम आ गया, अचानक ऊपर तापमान ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तापमान का बताएगा आज तो बहुत गर्मी है, चला गया एकदम ऊपर, तो एकदम क्या रहेगी अपने पास, गर्मी। आज अपने पास बहुत गर्मी रहेगी, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलो देखो इसको, अब मैं बात करता हूँ दाब के सिद्धांत का, कुछ नहीं, पास्कल का सिद्धांत, ठीक है, पास्कल का सिद्धांत। जो अपने पास में प्रेशर वाला जितना भी सामान है सभी पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। आपसे बोल जाएगा कि बताओ हाइड्रोलिक प्रेस किसके सिद्धांत पे काम करती है? पास्कल के। हाइड्रोलिक प्रेस किसके सिद्धांत पे काम करती है? पास्कल के। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पे काम करती है? पास्कल के। हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो पास्कल। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल। ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पे काम करती है? पास्कल के। हाइड्रोलिक ब्रेक भी किसके सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर। ये दो बात, बिल्कुल 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 वही वाला है ना, वही वाला जो प्रेशर करता है वो पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। एक तरफ दाब लगाते तो दूसरी तरफ काम होता है, क्लियर है क्या? चलो तो यहाँ पर देखो कितना सिंपल, दाब खत्म हो गया हमारा, दाब चैप्टर क्या यहाँ पर समाप्त होता है। तो दाब से क्वेश्चन पूछेंगे, ये पूछेगा, बैरोमीटर से पूछ जाएगा, दाब का मात्रक पूछ लेगा, दाब बराबरी पर क्या होता है, ठीक है, वही वायुमंडल दाब से पूछ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से वायुमंडल दाब से 2-3 क्वेश्चन और पूछता है, जो कि नोट डाल के आप लोग लिखो। वायुमंडल दाब से 2-3 क्वेश्चन पूछता है, जो कि नोट डाल के लिखो आप लोग। अरे नहीं होता है, अगर नहीं आया तो एक बार घर पे जाके दाब पढ़ो तो सही, नहीं आए मुझे तो बता देना, मुझे सर दाब पढ़ा, एक बार किताब से पढ़ लो दाब, ठीक है, आपको मजे जाएंगे। अरे वाह यार, तो वही है जो सर बता रहे थे अपने पास में, ठीक। चलो नोट लिखो अपने पास में, वायुमंडल दाब से लिखेंगे हम लोग, ठीक।
ठीक, पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। बढ़ता है कि घटता है? घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब घटता है। देखो आप लोग ये बात, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर वायुमंडली दाब कम हो जाता है या घटता है? कम हो जाता है। अब इसके एग्जांपल भी आपने रटे हुए हैं कि जब कोई व्यक्ति वायुयान में बैठता है तो उसके जेब में रखी शाही रिस जाती है, क्यों? वायुमंडल दाब कम हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति जो अपना लोकल पेन है, ये पेन है, अगर इस पेन को लेकर मैं कहां पर बैठ जाऊंगा, वायुयान में बैठ जाऊंगा, तो इसमें जो रिफिल है वो रिस जाएगी। क्यों रिस जाएगी? ऊंचाई पर वायुमंडल दाब कम हो जाता है। क्लियर है क्या अपने पास में? दूसरा एग्जांपल आपसे पूछेगा कि पहाड़ों पर खाना पकाने में दिक्कत आती है, क्यों? वायुदाब कम होने के कारण। बस समझ गए क्या आप लोगों को? तो वायुयान में बैठा कोई व्यक्ति जब वायुयान में पेन लेके जाता है तो रिस जाता है, क्यों? ऊंचाई पर वायुदाब कम हो जाता है। ठीक है, चलो लिख लो तो एग्जांपल आप लोग इसके उदाहरण लिखो। पहाड़ों पर खाना पकाने में दिक्कत आती है, वायुमंडल दाब कम होने के कारण। पहाड़ों पर खाना बनाने में परेशानी आती है, क्यों आती है भैया? दूसरी बात, वायुयान में बैठे व्यक्ति की जेब में रखे पेन रिस जाता है, क्यों? वायुमंडल दाब कम हो जाता है। लिखो अपने पास में, वायुयान में बैठे व्यक्ति की जेब में रखा पेन रिस जाता है, क्या बताओगे? वायुमंडल दाब कम होने के कारण। क्लियर है क्या अपने पास में? ठीक है, ओके। अगर मैं बोलूं कि पृथ्वी तल से नीचे क्यों आने पर वायुमंडल दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नीचे आने पर क्या हो जाएगा? वायुमंडल दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में रगड़ने पर वो चिपक जाते हैं, क्यों? दाब के कारण। किसके कारण? दाब के कारण। बर्फ के दो टुकड़ों को अगर आप उसको घिसोगे और घिसने कारण क्या हो जाएंगे? आपस में वो चिपक जाएंगे। किसके कारण? दाब के कारण। क्या बात समझ आ गई? क्या आपको क्या दाब आपको समझ में आ गया? अगर दाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो कर लोगे आप लोग। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्षेत्रफल बढ़ाने के कारण, दाब कम करने के लिए। ठीक है, वो बड़े वाहन के पहिए बड़े मोटे बनाए जाते हैं, क्यों? ठीक है, दाब क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब को कम करने के लिए। क्लियर है क्या आप लोगों को? चलो मिटा दो इसको। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? हमारा दाब चैप्टर समाप्त हो गया। अब लिखो आप लोग उत्प्लावन, जिसको हम प्लावन बोलेंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो गए सर? ऐसा लग रहा है सिर पर भारी भारी सा है क्या? आज तो हमने बहुत पढ़ लिया, 3 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते, 1 बजे 4 बज गए, हमको बहुत परेशानी हो रही है सर। ठीक है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, क्योंकि चीजें क्या आ रही है? समझ में आ रही है। और जब चीजें समझ में आती है तो मन लगता है। अब आगे और क्या पढ़ेंगे? प्लावन पढ़ेंगे अपने पास में। चलो देखो इसको मिटा दू क्या? ओके, अब देखो मैंने भाई तो बोला कि आपका साइंस जो 15 नंबर का आपका आएगा, आपका बनेगा, आपका क्या होगा? बनेगा, क्योंकि रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। क्या ये? समझने वाला। ओके, चलो देखो अगले यहां पर हम समझेंगे प्लावन। मैंने बोल दिया आपका साइंस में खत्म कर दूंगा। चलो प्लावन आपके एग्जाम आते हैं आपका साइंस, मतलब ये जो प्लावन है इसके बाद में देखो क्या पड़ेगा? प्रकाश बचेगा, ध्वनि बचेगा, विद्युत धारा बचेगा। ठीक है, 4-5 चैप्टर बच जाएंगे। जो 6 यूनिट है इसमें, कितनी यूनिट है? 6। यूनिट नंबर 1 हमने खत्म कर ली, यांत्रिकी। यूनिट नंबर 2 पदार्थ की अवस्था। यूनिट नंबर 3 प्रकाश की। यूनिट नंबर 4 ध्वनि। यूनिट नंबर 5 विद्युत धारा। यूनिट नंबर 6 भौतिक, अपने पास में क्या बोलते हैं इसको? आधुनिक भौतिकी। 6 यूनिट है बस इसमें। 6 यूनिट पढ़ ली, खत्म हो जाएगा ये, जिसमें से दूसरी यूनिट चल रही है अपनी। ठीक है, शायद तीसरी भी स्टार्ट कर देंगे अपन आज। देखो इसको प्लावन, जिसको उत्प्लावन बोलते हैं। उत्प्लावन, उत्प्लावन। ये उत्प्लावन क्या होता है? उत्प्लावन क्या होता है? किसने खोज किसने की थी? क्या होता है उत्प्लावन को? समझाएगा क्या? देखो उत्प्लावन क्या होता है। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले बता दूं आर्किमिडीज ने की थी। एक छोटी सी कहानी जिससे आपको समझ में जाएगा कि इसकी खोज आर्किमिडीज ने कैसे की। एक छोटी सी कहानी है। मिस्र देश का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आर्किमिडीज। वहां के राजा को एक व्यक्ति ने शर्त रखी
कि राजा मैं आपका जो ये सोने का मुकुट है, ये सोने का बनाऊंगा, लेकिन इसमें मैं अशुद्धि मिक्स करूंगा। ठीक है, दो मुकुट बनाऊंगा, एक शुद्ध होगा और एक अशुद्धि से मिला होगा। आपके यहाँ के व्यापारी को यह बताना है कि कौन सा असली और कौन सा जिसमें मिलावट है। ठीक है, तो उसने बोला कि यहाँ बना, और एक से बढ़ गया, उसके यहाँ पर योद्धा थे, सोने के परख वाले थे, तो उसने दो मुकुट बनाए, और दो मुकुट जब बनाए उसने एक जैसे बना दिए, सेम टू सेम बना दिए, कोई अंतर नहीं, दोनों एक जैसे धातु को दिख रहे हैं। जितने भी परखदार थे उन्होंने सबने परख किया, वो परख करके बोला कि दोनों क्या है, एकदम शुद्ध धातु से बने, असली है। ठीक है, और उसने बोला नहीं, एक में मिलावट और एक में मिलावट नहीं है, ऐसा उसने बोला। किसने? जो आर्किमिडीज तो आई नहीं अभी। ठीक है, जिसने शर्त रखी थी उसने। अब वहां के सारे जो परखी थे वो सब परेशान हो गए, तो आर्किमिडीज उसने बोला कि साहब मैं बता सकता हूं कि कौन से मिलावट है, कौन से मिलावट नहीं है। बोले कैसे बताओगे? तो आर्किमिडीज ने क्या किया, दो बर्तन में पानी लिया, दो बर्तन में क्या लिया, पानी लिया, और दोनों बर्तन में एक दोनों मुकुट गिरा दिए, इसमें ए वाला और इसमें बी वाला, ए वाला और बी वाला। तो उसने क्या देखा कि जो पहले वाला मुकुट था उसमें पानी कितना चढ़ा, कितना, जबकि बी वाला मुकुट था उसमें पानी ऊपर चढ़ गया। तो उसने क्या बताया कि आपने समान धातु के बनाए थे, समान वजन के बनाए थे, सब कुछ समान था, लेकिन फिर भी देखो पानी बराबर था, फिर पानी इसमें इतना चढ़ा और उसमें पानी क्या चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। मतलब इस वाले मुकुट में क्या है, मिलावट है। सब लोग ताली बजाने लगे, उसमें जो व्यक्ति था उसने बोल दिया कि बिल्कुल सही है, इसमें क्या है, मिलावट है। तो आसपास के बोले फिर कैसे बताओ तुम्हें, ठीक है, पूछते नहीं पूछते कि तुम्हारी नौकरी कैसे लगती। फिर उसको बताया अपन रात पढ़ाई की थी मैंने, अरे तो लेकिन हम घूमते फिरते तो उज्जैन में तो पढ़ाई करेंगे, मंदिर अंदर तो भगवान के आप बाद में जाते, पहले पढ़ाई समय देते थे। ठीक है, नौकरी लगी तो महाकाल में घूमते रहे तो अंदर ही है। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि आपकी जो नौकरी है, कोई भी चीज है, जब आप लग जाओगे तब जाकर आपका गुणगान किया जाएगा। तो जब इसने काम करके दिखा दिया तो पूछेंगे लोग, नहीं पूछेंगे? ठीक है, इसने पूछा कि भैया तूने ऐसे राजा ने पूछ लिया कि तुमको कैसे पता चला ये कि पानी ऊपर जाएगा? तो इसने बताया कि महोदय ये इनके आयतन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आयतन पर निर्भर करता है। आयतन, द्रव्यमान और घनत्व, मतलब वजन तो दोनों में बराबर ही है, पर इन दोनों का क्या है, आयतन अलग अलग है। ये इतना पानी घेर रहा है और ये इतना पानी घेर रहा है। मतलब बात समझ में नहीं आई यार, मैं तो अच्छे से समझाऊं। क्या बोल रहा है कि जब प्रत्येक वस्तु को पानी में डुबाता है, डुबाई जाती है, तो अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करती है। जब वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो अपने भार के बराबर पानी को क्या करती है, विस्थापित करती है। यही आर्किमिडीज का नियम है। जब वस्तु को पानी में डुबाया जाता है, द्रव में डुबाया जाता है, तो अपने भार के बराबर पानी क्या कर देती है, विस्थापित। कभी आप देखना कि आप जग बग लेना है, कोई वाटर लेना और उसमें हाथ डुबाना, जैसे आप हाथ डुबाओगे तो पानी ऊपर चढ़ेगा। आपने कौवे वाली कहानी पढ़ी है क्या? सुनिए कौवे वाली कहानी। कोई कौवा प्यासा था, वो प्यासा का वो उस मटके में डालता है, पत्थर डालता है, वो पत्थर डालते डालते पत्थर जब डाल देते हैं पानी ऊपर आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि पत्थर के बराबर पानी क्या करते हैं, पत्थर विस्थापित करते हैं। क्या समझ में? क्या पत्थर नहीं तो बता रहा था, मैं साइंस बता रहा हूं, हमने कहानी पढ़ ली। जो कौवा था क्या बता रहा था अपने को, साइंस बता रहा था कि जो भी वस्तु डालेंगे उसके भार के बराबर पानी क्या करेगी, विस्थापित करेगी। ठीक है, तो मैंने डाला महोदय कि इसने इसके भार के बराबर पानी विस्थापित किया, इसने इसके भार के बराबर पानी विस्थापित किया, मतलब इसका आयतन कम था, इसका आयतन ज्यादा था, इसलिए इसने ज्यादा पानी विस्थापित कर दिया। यही से क्या बन गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो उत्प्लावन की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। प्लावन की जो खोज की थी वो की थी आर्किमिडीज की खोज, आर्किमिडीज। उत्प्लावन की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक वस्तु द्रव में डुबा के प्रत्येक वस्तु अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करती है। ठीक है, मैं शॉर्ट कर लिखते हुए, प्रत्येक वस्तु अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करती है। अब बताओ भाई, पानी के अंदर वस्तु हल्की होती है कि भारी होती है? हल्की होती है। आप देखना, कभी लोगों ने देखा होगा, जो गांव से रिलेटेड है वो देखा होगा कि जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहती है और उसको खींचते तो बहुत आसानी से खींच लेते, और जैसे ही बाहर आती पानी से तो क्या हो जाता है, उसमें भार बढ़ जाता है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करती है और क्या हो जाती है, वो हल्की हो जाती है। ये न्यूटन ने बताया। ठीक है, चलो अब यहां पर समझते हैं। आर्किमिडीज, सॉरी माफ करें, न्यूटन का नाम आ गया, आर्किमिडीज। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करती है, ऐसे किसने बताया था? और इसे क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अब जब इसने बता दिया तो इसने तीन बातें बताई हमको। क्या बताई? तीन बातें। आपने बोल दिया कोई अपने पास ऐसी था, उस सभा में बीच में खड़ा था,
एक व्यक्ति सभा के बीच में खड़ा था, तो उस व्यक्ति ने बोल दिया मैं लकड़ी डुबाऊं, लकड़ी तो डुबाई। उसने आर्किमिडीज से पूछा कि लकड़ी को पानी में डुबाता हो तो लकड़ी डूबती नहीं। थर्मोकोल देखा आपने? थर्मोकोल पानी में नहीं डूबती है, लकड़ी पानी में नहीं डूबती। क्यों नहीं डूबती पानी में? आर्किमिडीज से पूछा उसने। पत्थर डूब जाता है, जबकि लकड़ी को देखा तो लकड़ी आधी डूबती और आधी, और थर्मोकोल तो बिल्कुल नहीं डूबती। तो इसका क्या बता रहा है यहाँ पर समझना अपने पास में, तीन स्थिति है, वस्तु डूब जाती है, वस्तु तैरती है और कब नहीं डूबती है। क्या बोल रहा है इस बात को समझना आपको। यदि वस्तु का भार पानी के उत्प्लावन बल से अधिक है, इसमें एक बल लगता है, क्या बोलता है कि प्रत्येक वस्तु पर पानी द्वारा ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल बोलते हैं। कौन सा बल बोलते हैं? उत्प्लावन बल। पानी के द्वारा प्रत्येक वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। पानी के द्वारा प्रत्येक वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो भैया ये पानी अपने पास में पत्थर माना, ये पत्थर पानी में डूब जाता है कि तैरता है? लोहा पानी में डूब जाता है कि तैरता है? डूब जाता है। अब यहां पर देखेंगे अपने पास में पत्थर था, पत्थर का जो बल है, जो पत्थर का भार है, वो उत्प्लावन बल से क्या है? अधिक है। जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है तो वो क्या हो जाती है? वस्तु डूब जाती है। ये बोल रहा है अपने, क्या बोल रहा है कि जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है तो पानी में क्या हो जाती है? डूब जाती है। वस्तु कब पानी में डूब जाती है? आर्किमिडीज के हिसाब से जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है तो पानी में डूब जाती है। जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर होता है तो वस्तु तैरती है। कहां पर? सतह के नीचे। ये डूब जाएगी, डूब जाती है। समझने की कोशिश करना कि वस्तु कब डूब जाती है। वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो डूब जाएगी, ठीक है। दूसरा, सतह के नीचे तैरती है, सतह के नीचे तैरती है। कब सतह के नीचे तैरेगी? जब उत्प्लावन वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर होगा। वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर होगा। कब तैरेगी? उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार के बराबर होगा। और कब सतह के ऊपर तैरेगी? जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम होगा। आपने थर्मोकोल को देखा है क्या? जब हम बेबीजी खमाने के लिए जाते हैं और वो जो अपने पास में वो रहती है थर्मोकोल व्हाइट वाली, वो एकदम से कहां जाती है? ऊपर तैरने लगती है, पानी से ऊपर तैरने लगती है, तो उसका भार क्या जाएगा? उत्प्लावन बल से कम हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे हम लोग, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम हो जाता है। ये इधर मतलब कम, बल से क्या जाता है? कम हो जाए, तो सतह से ऊपर तैरेगी। कहां पर तैरेगी? सतह से ऊपर तैरती है। नहीं आ रही बात समझ में? वस्तु कब डूब जाएगी? यदि वस्तु का भार लगने वाले बल से ज्यादा है तो क्या जाएगी? डूब जाएगी। तीन बातें उसके सामने आई। किसके सामने आई? आर्किमिडीज के सामने तीन बातें बोली कि कोई वस्तु डूब जाती है, कोई वस्तु सतह के नीचे तैरती है, कोई वस्तु का सतह के ऊपर। तो क्या बता रहा है? यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है तो सतह के नीचे तैरेगी। यदि उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक है तो सतह से ऊपर तैरेगी। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात समझ में आई आप लोगों को? तीन बातें। तो ये तीन बातें किसने बताई थी? आर्किमिडीज ने बताई थी। वस्तु कब डूब जाती है, वस्तु कब सतह से तैरती है और वस्तु कब सतह के ऊपर तैरती है, ठीक है। लेकिन ये क्या थी? केवल व्यवहारिक बातें थी, औपचारिक बातें थी। अब मेन बात यहां पर बताने वाला है, मिटा दू। ये तीन बातें समझ में आ गया आप लोगों को? कब डूबती है, कब तैरती, कब सतह के नीचे तैरती, कब सतह के ऊपर तैरती, समझ में आ गया? किसने बताया था? आपने देखा कि देखा? आपने बताओ मुझे। पत्थर को डालते डूब जाता है, लकड़ी को डालते तो आधी ऊपर आधी नीचे, क्योंकि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर। थर्मोकोल देखा आपने? वो कहां तैरता है? ऊपर, क्योंकि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम होता है। क्लियर है क्या अपने पास में? चलो मिटा दो इसको। सबने बोला कि यार ये बातों से हम संतुष्ट नहीं है, ये बातें हमारे लिए संतुष्ट नहीं है। तो उसने बताया घनत्व। क्या बताया? घनत्व, डेंसिटी। देखो कुछ बातें लिखवाऊंगा, फैक्ट जिनसे क्वेश्चन आएंगे, पहले आप समझ लो फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ एक बात अच्छे समझो आप लोग। जब तक नहीं समझोगे तब तक केवल रटना पड़ेगा,
समझ लो एक बार कि ऐसा हो रहा है क्या, होता दिख रहा है क्या, वस्तु डूबती दिख रही क्या, लकड़ी तैरती दिख रही क्या, थर्मोकोल ऊपर दिख रही क्या। तो आर्किमिडीज ने बता दिया वस्तु का भार उत्प्लवन बल से अधिक है तो डूब जाएगी, उत्प्लवन बल वस्तु का भार बराबर है तो तैरेगी सतह के नीचे, और अगर वस्तु का भार कम है उत्प्लवन ज्यादा है तो सतह के ऊपर तैरेगी। और इससे संतुष्टि नहीं मिली तो इसने बताया घनत्व। घनत्व क्या होता है ये समझो आप, इंग्लिश में बोलेंगे डेंसिटी। घनत्व बराबरी पर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबरी पूछे, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबरी पर द्रव्यमान बटे आयतन। अगर घनत्व अधिक है, आयतन अधिक है तो घनत्व कम होगा, और घनत्व अधिक है तो द्रव्यमान ज्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी कम होगा। ठीक है, घनत्व बढ़ाने पर द्रव्यमान भी बढ़ जाता है, आयतन बढ़ाने पर घनत्व कम हो जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि आयतन बढ़ाने पर घनत्व बढ़ जाता है घट जाता है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दो बातें लिखो इसमें, यहाँ पर जैसा मैं लिखा था लिखो, घनत्व बढ़ाने पर द्रव्यमान भी बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ाने पर घनत्व बढ़ जाएगा, ऐसे लिखो द्रव्यमान बढ़ाने पर। चलो इसका क्या रिलेशन है तो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे इसका रिलेशन। द्रव्यमान बढ़ाने पर घनत्व बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ाने पर घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। नंबर 2, आयतन बढ़ाने पर द्रव्यमान घनत्व कम हो जाता है, आयतन बढ़ाने पर घनत्व कम हो जाता है। सब बात पहले पढ़ नहीं रही, पहले अभी पढ़ेगी तुम। मैं क्या बोल रहा हूं, आपने पानी के जहाज को देखा, कितने बड़े जहाज रहते हैं, पानी में डूबते हैं क्या, काय के बने होते हैं वो जहाज, एरोप्लेन की नहीं बोल रहा हूं, जहाज, जहाज पानी वाले जहाज लोहे के बने होते हैं, तो लोहे के बने होते फिर भी नहीं डूबते, जबकि एक छोटी सी कील फेंकेंगे तो क्या जाएगी, क्यों नहीं डूबते, उनके घनत्व के कारण नहीं डूबते। किसका नहीं डूबते, उनके घनत्व के कारण। चलो वही बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, द्रव्यमान बढ़ाने पर घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आयतन बढ़ाने पर घनत्व क्या हो जाएगा, कम। अगर आयतन बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, उसका घनत्व कम हो जाएगा। क्लियर है क्या, चलो यहाँ बात समझते हैं, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पर चलते हैं। मिटा दो इसको, ओके देखो, फिर वही 3 बात 3 स्थिति, वही 3 बात और 3 स्थिति। अब उसको वहां से समझ में नहीं आया तो उसने घनत्व से समझाया। उसने कैसे समझाया, घनत्व से, घनत्व से कि घनत्व, जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगी, और जिसका नहीं होगा वो तैरेगी। जिसका घनत्व ज्यादा होगा तो क्या जाएगी वो, घनत्व ज्यादा तो आयतन कम, आयतन ज्यादा तो घनत्व कम, और घनत्व ज्यादा है तो डूब जाएगी, और घनत्व कम है तो नहीं डूबेगी। एक बात याद रखना, घनत्व ज्यादा है तो डूब जाएगी, बस ये बात याद रखना। यदि वस्तु का घनत्व ज्यादा है तो वो क्या जाएगी, डूब जाएगी, ये बात याद रखना, बस आप इस बात को ध्यान रखना। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, यदि घनत्व ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे, मैं बता दूं, यदि वस्तु का घनत्व ज्यादा है तो वहां डूब जाती है। यदि वस्तु घनत्व ज्यादा क्या जाएगी, डूब जाती है। अब मेरी बात ये समझो, ये पानी है और पानी में ये पत्थर अपने पास में डूब गया, पानी में पत्थर क्या जाता है, डूब जाता है। क्यों, पत्थर का घनत्व पानी घनत्व से अधिक होता है। बात में क्या, वस्तु का घनत्व अगर ज्यादा है, वस्तु का घनत्व क्या है, ज्यादा है, तो क्या हो जाएगी, वो डूब जाएगी। तो पत्थर पानी में डूब जाता है, क्यों, पत्थर का घनत्व पानी घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, लोहे की जो पिन है या लोहे का जो गोली है, लोहे की गोली पानी में डूब जाती है, क्यों, लोहे की गोली का घनत्व पानी घनत्व से अधिक होता है। न्यारी बात समझो, जिसका घनत्व ज्यादा हो जाएगी वो डूब जाएगी। बस में क्या, लकड़ी पानी पर तैरती है, क्यों, लकड़ी का घनत्व पानी घनत्व से कम होता है। ठीक है, बात को समझ आ गई क्या। बर्फ एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों, बर्फ एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों। अच्छा, आपने देखा होगा जो शराब के शौकीन होते हैं वो शराब में बर्फ डालकर पीते हैं, तो जो बर्फ के टुकड़े डालते हैं तो वो बर्फ में, उसमें शराब में चले जाते हैं अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है, बर्फ एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों, एक बार फिर, बर्फ एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों, बर्फ का घनत्व ज्यादा नहीं होता है, बर्फ का घनत्व एल्कोहल घनत्व से कम होता है। जो डूब रही है, जो तैर रही है, उससे बताना है। ठीक है,
और नहीं डूब रही है तो हमने उल्टा बता दिया, थोड़ा सा मेरे उससे निकल गया, बिल्कुल बिल्कुल।